प्रधानमंत्री ने पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक वर्दी का विचार रखा। राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने धान खरीदी को लेकर सभी तैयारियां पूरे करने के दिए निर्देश। सेल के अध्यक्ष ने बीएसपी के रावघाट खदानों का किया दौरा। अंतागढ़ के डीएवी स्कूल और रेलवे स्टेशन का भी किया निरीक्षण। और प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक वर्दी का विचार रखा है। राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये मात्र सुझाव है और वे इसे राज्यों पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि देश भर में पुलिस बल की पहचान एक जैसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी आवश्यक है कि हमारे देश के पुलिस बेड़े में वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म हो। हाँ, उस राज्य का एक अपना टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बने। वन पुलिस यूनिफॉर्म, हाँ, उस राज्य का एक टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बने, इस पर सोच है। मैं एक विचार के रूप में रख रहा हूं, न मैं कहीं आपसे आग्रह भी करता हूं, मैं सिर्फ एक विचार रखता हूं और विचार पे चर्चा कीजिए। कभी ठीक लगे, 5 साल 50 साल 100 साल के बाद भी उपयोगी लगेगा तो जरूर देखिए। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की पुलिस के नए नए विभाग शुरू हुए हैं, एक्सपर्टाइज आई है। अब हम देखिए, दुनिया में टूरिज्म का बहुत बड़ा मार्केट है। भारत में टूरिज्म की संभावना है बहुत बढ़ रही है। विश्व से बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्टों का भारत में आने का प्रवाह बढ़ना ही बढ़ना है। आज दुनिया में कई देश जो टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, वहां टूरिज्म के लिए काम करने वाली पुलिस बनाई जाती है। उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, उनको लैंग्वेजेस भी सिखाई जाती है, उनके बिहेवियर पूरी तरह चेंज होता है। और यात्रियों को भी, विदेश के टूरिस्टों को भी पता होता कि भाई ये मदद करने के लिए पुलिस की व्यवस्था है। और वो पुलिस होने के कारण वो पुलिस एनफोर्समेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उससे भी बड़े आसानी से संकलन कर पाता है। कभी न कभी हमें हमारे देश में इस विधा की एक्सपर्टाइज को डेवलप करना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर प्रकार का नक्सलवाद, भले ही वो बंदूक से हो या कलम से, उसे देश के युवाओं को भ्रमित करने से रोकने के लिए समाप्त करना होगा। मुख्यमंत्री ने आगामी 1 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी की व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष नमी का प्रतिशत 17% से कम होना चाहिए। इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। श्री बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि धान बेचने वाले किसानों को समितियां और उपार्जन केंद्रों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश के कारण धान कटाई पूरे तरीके से शुरू नहीं हो पाई है। किसानों को धान को सुखाकर लाने के लिए प्रेरित करें ताकि उन्हें धान बेचने में परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री ने धान की मिलिंग के लिए राइस मिलों के पंजीयन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में किसानों के पंजीयन की स्थिति, बारदाना व्यवस्था, धान परिवहन की तैयारियों, संग्रहण केंद्रों में की गई तैयारियों और मिलों के पंजीयन की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि मिलरों द्वारा समितियों से धान के अधिकतम उठाव को सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि समितियों को धान खरीदी हेतु अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाए।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की अध्यक्ष सोमा मंडल ने रावघाट परियोजना पर काम शुरू करने के लिए वहां का मुआयना किया। सेल अध्यक्ष ने अंतागढ़ के डीएवी स्कूल और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने रावघाट परियोजना और सीएसआर मद से सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों को निर्देश दिए। सेल अध्यक्ष ने स्कूली बच्चों से बातचीत की और अधिकारियों को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक बेहतर करने को प्रेरित किया। उन्होंने क्षेत्र का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्ष 2025 तक पूर्ण रूप से काम के शुरू होने तक खदान के साथ साथ आसपास में शिक्षा और चिकित्सा सहित अन्य सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में भी काम किया जाए। सेल अध्यक्ष ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में कहा कि खदान का काम शुरू करने के साथ ही इलाके का विकास भी सेल की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चे प्रतिभाशाली हैं जो निश्चित तौर पर ऊंचाइयों को छुएंगे। यहाँ रावघाट में हम लोग का माइनिंग, हम लोग का रिजर्व्स है, वहाँ हमको माइन स्टार्ट करना है क्योंकि हमारे भिलाई स्टील प्लांट का जो है एग्जिस्टेंस और सस्टेनेंस है अल्टीमेटली रावघाट से ही आएगा। डाली राजारा भी खत्म होने वाला है और यहाँ को कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो माइंस का डेवलप करने के साथ साथ हमको इस एरिया को कैसे डेवलप कर सकते हैं वो भी हमारा एक काम है जो हमको करना है। सो अभी आए हैं ये स्कूल देखने के लिए कि हम लोग कैसे स्कूल चला रहे हैं, बच्चे इतना अच्छा से अच्छे बच्चे हैं, इतने एक्टिव है, वो सब देख के अच्छा लग रहा है। और हम और क्या कर सकते हैं इस एरिया में, स्कूल का क्या प्रॉब्लम है, या हम माइंस को हम कैसे 2025 तक, अभी तो इंटरव्यू माइनिंग चल रही है, उसके बाद 2025 से हम लोग का एमडीओ स्टार्ट हो जाएगा, रेलवे लाइन भी हो जाएगी, तब तक हम कैसे क्या क्या करना है, इस एरिया को कैसे डेवलप कर सकते हैं, और वो सब के लिए आए हैं। आपको बता दें कि सेल अध्यक्ष भिलाई इस्पात संयंत्र और उसकी खदानों का दौरा करने के लिए छत्तीसगढ़ आई हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 94वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। और आइए अब लेते हैं एक छोटा सा विराम। हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में CRPF की प्रदेश इकाई द्वारा विभिन्न स्थानों पर साइकिल और बाइक रैली निकाली गई। दुर्ग में CRPF के जवानों और NCC कैडेट्स ने साइकिल रैली निकालकर भाईचारे और एकता का संदेश दिया। इस मौके पर राजधानी रायपुर में भी साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें CRPF के 100 से ज्यादा जवान शामिल हुए। 65वीं CRPF बटालियन के कमांडेंट VK सिंह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरह अखंड भारत का सपना साकार किया, उसी तरह लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से ये रैली निकाली गई। जोगिया तेली बांधा से चल करके 10 किलोमीटर तक 100 साइकिल ने रैली निकाली है। क्योंकि देश के गृह मंत्री प्रथम थे, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, इन्हीं की जन्म जयंती को चिन्हित करने के लिए हम ये एकता दिवस मना रहे हैं। इन्होंने 565 रियासतों को एकत्रित करके देश को एकता के रूप में पुरोहित किया था। ये रैली करीब 10 किलोमीटर तक निकाली गई।
प्रदेश सरकार द्वारा चिटफंड कंपनियों के धोखे के शिकार लोगों को उनकी राशि उपलब्ध कराए जाने का काम लगातार जारी है। चिटफंड कंपनियों के संपत्ति जब्त कर निवेशकों की रकम लौटाई जा रही है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में शुष्क इंडिया के निवेशकों के वितरण के लिए 2,56,00,000 रुपए की राशि जिला प्रशासन के पास आ गई है। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि राशि के उपलब्ध होते ही इसके निवेशकों को रकम दे दी जाएगी। फंड के जो निवेशक हैं उनकी राशि वापस दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार बहुत ही मेहनत की गई और बहुत अच्छा काम हुआ है। 2,57,00,000 रुपए की राशि विभिन्न कंपनियों के जो डायरेक्टर्स थे उनके ऊपर कार्रवाई करके कोर्ट में केस करके उनकी संपत्ति को कुर्क करके और संपत्ति की नीलामी करके 2,57,00,000 की राशि आज जिले में आ गई है और 3,274 निवेशक ऐसे हैं जिनको ये राशि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनमें से लगभग 500-600 जो निवेशक हैं उन्होंने अपने खाते की जानकारी हमारे पास भेज दी है। बाकी निवेशकों को भी हमने सूचना दी है कि जैसे ही वो अपने बैंक अकाउंट हमारे पास में भेज देंगे ये राशि उनके खाते में हम ट्रांसफ़र करा देंगे। कलेक्टर ने कहा कि शुष्क इंडिया के 3,000 से ज्यादा निवेशकों को ये राशि वितरित की जाएगी। इसके लिए सभी निवेशकों से आवश्यक जानकारी मंगाई गई है। निवेशक दुर्ग तहसील कार्यालय में संपर्क कर अपनी जानकारी दे सकते हैं। इसके लिए बैंक पासबुक, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज निवेशक को साझा करने होंगे। साथ ही निवेशक जिले की वेबसाइट में भी लॉगिन कर अपनी जानकारी दे सकते हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व से खुडिया रेंज होते हुए हाथियों का एक दल कबीरधाम जिले के सनकपाट के करीब पहुंच चुका है। इस दल में 7 हाथी हैं जिसमें 5 वयस्क हाथी बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार 2 दिनों से हाथियों का दल खुडिया रेंज के मुंगेली जिले ग्राम डिंडोरी में देखा गया था, जो कबीरधाम जिले के पंडरिया से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। सफर करते करते अब ये हाथियों का दल सनकपाट गांव के करीब पहुंच चुका है। क्षेत्र में हाथियों के आने का प्रमुख कारण महुआ के जंगल, धान और गन्ने की फसल है। महुआ, धान और गन्ना हाथियों का पसंदीदा भोजन है। जिले के करीब 25,000 हेक्टेयर रकबे में गन्ने की फसल उगाई जाती है, जो अभी भारी तादाद में मौजूद है। जिले के पंडरिया ब्लॉक में ही सबसे ज्यादा 10,000 हेक्टेयर में गन्ने की फसल ली गई है। उल्लेखनीय है कि विगत 9 वर्षों में हाथियों का दल 10 बार कबीरधाम जिले के विभिन्न वनांचल ग्रामों में दस्तक दे चुका है। हालांकि वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आजादी आंदोलन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित सीरियल स्वराज का दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल अस्थि बाधित दिव्यांग व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव सहित जांजगीर चांपा जिले के दिव्यांग खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। उद्घाटन मैच रायपुर और राजनांदगांव के बीच खेला गया। 15 ओवर के इस मैच में खिलाड़ियों ने रोमांच बनाए रखा। अरे फिर से पटका हुआ गेंद और यहाँ पर बेहतरीन चांस है और यहाँ पर रन आउट बड़ा झटका युधिष्ठिर के रूप में आगे निकल चुके थे और बॉलर के हाथ में लगा, फिर स्टंप को मार दिया और यहाँ पर बड़ी मछली दाल में बहुत बड़ा झटका युधिष्ठिर हुई। प्रतियोगिता के आयोजकों में एक खुशी सोनछत्रा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि कल प्रतियोगिता के समापन के साथ ही पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से।